नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो गया आपके फेवरेट शो यानी किरण क्षेत्र का और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए बात करते हैं चुनावों की और क्या हो रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। वार पलटवार का जो सिलसिला चल रहा है, राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। राजस्थान में शनिवार 6 अप्रैल को भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की जनसभाएं हुई। पीएम मोदी ने अजमेर में एक रैली को संबोधित किया, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में रैली की थी। खड़गे ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी राजस्थान में आकर धारा 370 हटाने की बात करते हैं, यहां के लोगों का कश्मीर से क्या वास्ता है, जम्मू कश्मीर से। इस दौरान उनसे दो गलतियां हो गई। पहली, उन्होंने 370 को 371 बोल दिया, यानी 370 को 371 बोल दिया। वहीं देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा भी बयान दे दिया कि भाई क्या मतलब है, जिसके बाद ये सियासी गलियारे में संग्राम छिड़ चुका है। इस बयान के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। शाह ने लिखा, कांग्रेस पूछ रही है कि कश्मीर से क्या वास्ता, यह सुनना काफी शर्मनाक है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और प्रत्येक राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार छिड़ चुकी है। इस मामले को लेकर कई सवाल आ रहे हैं। क्या सचमुच कांग्रेस की सोच यह है कि देश के एक अहम हिस्से से बाकी देश का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए? क्या इतने वरिष्ठ नेता को आर्टिकल 370 और 371 का फर्क नहीं पता चला? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे हमारे साथ जुड़े गेस्ट के साथ, मगर उससे पहले आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और देखिए पार्टियों के बीच वार पलटवार का सिलसिला कैसे चल रहा है। उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया, ये बताइए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है। उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई क्या राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। मेरी गारंटी, अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया। चुरा लेके आज मेरी गारंटी मोदी गारंटी बोल रहे। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी दी थी, हम उसको लागू किया। तेलंगाना में हम गारंटी दी थी, वो 6 गारंटी हमने लागू किया। तुम्हारी कौन सी गारंटी है भाई? झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी ही नहीं है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी, आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? ये लोग कहते हैं और कानून को जानकर कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैर कानूनी है। मेरे देशवासी, आप इस देश के मालिक हैं, आप मुझे बताइए, क्या मोदी गैर कानूनी काम कर रहा है? क्या गारंटी देना गैर कानूनी है? क्या मैं मेरे देशवासियों को मेहनत करने की गारंटी देता हूं तो क्या मैं गुनाह करता हूं? मैं मेरे देशवासियों को यह कहूं
कि मैं 24 घंटे काम करूंगा तो क्या ये गुनाह है? मोदी गारंटी देता है, उसको भी उन्होंने गुनाह बना दिया। तो देखिए 370 को 371 गलती से अगर बोल भी दिया गया, लेकिन उसी के बाद जयराम रमेश की तरफ से, जो उनके सीनियर नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई देखिए, अगर उनके तरफ से ये स्लिप ऑफ टंग भी हो गया, यानी कि जबान अगर फिसल भी गई, लेकिन 371 का भी मुद्दा अहम है। ये भी भंडाफोड़ वो कर रहे हैं कि भाई भाजपा की नीति क्या है और भाजपा के इरादे क्या है 371 को लेकर। थोड़ा सा ये मतलब हास्यास्पद हो जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर मुद्दा यही था कि 370 को लेकर निशाना जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे साध रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और इसी को लेकर अब तो देखिए वार पलटवार का सिलसिला शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि आखिर जम्मू कश्मीर का क्या लेना देना, ये बात जिस तरीके से कही गई है, तो ये भाजपा को अब मौका मिल चुका है कि भाई अब हम आप पर हमला करेंगे, आप अपने बचाव में क्या कह सकते हैं कहीं। मैं चाहूंगा हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो भी कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे, ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई कांग्रेस का क्या स्टैंड है। मैं सभी गेस्ट से अनुरोध करूंगा, स्वागत तो करता हूं कि आपका ऑडियो अनम्यूट हो, आप म्यूट पे ना हो, ताकि आपकी आवाज जो है सभी के सामने आ सके। और उसी के साथ मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं। अधिवक्ता विजय शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भाजपा के, आपका धन्यवाद आप यहां पर आए। विजय कौशिक जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद आप यहां पर आए। रुद्र प्रताप जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका धन्यवाद आपने समय निकाला। अनिल गर्ग जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चर्चा की, और काफी समय बाद विजय कौशिक जी आपसे दोबारा टीवी चर्चा में फिर मुलाकात हो गई, लेकिन मुद्दा इतना अहम है कि इस पर आपका जवाब तो बनता है कि आखिर क्यों, अगर बयान ही देना था तो 370 वाले मुद्दे को ही क्यों उठाया गया। फिर आपका मैनिफेस्टो हाल ही में आया है, उस पर भी भाजपा निशाना साध रही है, उस पर भी उसको कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के हक की केवल बात करना और मुस्लिम लीग से प्रेरित होना, वो तमाम आरोप। लेकिन 370 का जिक्र करके क्या फायदा। चलिए 371 जो है स्लिप ऑफ टंग है, उस पर भी लेकिन प्रश्न तो बनेगा, लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि 370 का जिक्र किया गया खड़गे जी के द्वारा। देखिए, खड़गे जी द्वारा 370 का कोई जिक्र नहीं किया गया। जिक्र केवल इस संदर्भ में था कि अगर मणिपुर में आप पंजाब के किसानों की बात करें तो उसका औचित्य क्या है, पंजाब के किसानों से आप बात करें हरियाणा की महिलाओं की, तो भाई उससे उसका क्या औचित्य है। हर क्षेत्र की अपनी एक समस्याएं हैं, और खड़गे जी ने कहा कि भी उनको उन पर क्षेत्रीय मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा अगर आप उठा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए उठाइए, वहां जाकर बात कीजिए। अगर वहां के लोगों को लाभ मिला है तो उसके बारे में वहां के लोगों को बताइए। वहां के मुद्दे को राजस्थान में बात करने का अर्थ केवल इतना ही है कि भाजपा जो जरूरी मुद्दे हैं राजस्थान के, उनसे लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वहां के किसानों की समस्याएं हो, चाहे वहां की कानून व्यवस्था की खराब हालत की बात हो। तो उसमें खड़गे जी का केवल इतना ही कहना था कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि भी धारा 370 का मुद्दा राजस्थान में नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर भाजपा क्यों नहीं बात करती। क्योंकि लोग जब रोजगार की बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं देखो मैंने राम मंदिर बना दिया। लोग जब बात करते हैं कानून व्यवस्था की, महंगाई की, तो मोदी जी कहते हैं देखो मैंने 370 खत्म कर दी। जब लोग बात करते हैं कि भाई अब जीवन यापन मुश्किल हो गया है, गरीबी बढ़ रही है, पतियों की जेब में पैसा जा रहा है, तो मोदी जी कहते हैं ना भगवान की भक्ति करो सब ठीक होगा। ठीक है भाई ठीक है, भगवान की भक्ति करने से सब ठीक होता है। फिर मोदी जी आप बैठे क्यों हैं, आप प्रधानमंत्री क्यों बने हैं? आप तो केवल प्रोपेगेंडा प्राइम मिनिस्टर बन गए जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। पर विजय कौशिक जी, अगर आप राजस्थान में जाके अगर बात कर ली 370 की, तो देखिए अगर लोकसभा का चुनाव है, स्टेट असेंबली का अगर चुनाव नहीं भी है, देखिए दोनों ऑप्शंस है देश के पास। देश का जो हर एक व्यक्ति वो सेंटर में भी सरकार अगर चुन रहा है, अपने राज्य में तो चुन रहा है। अब सेंटर के लिहाज से अगर उसकी अगर सोच रहेगी तो वो 370 की तो रहेगी ना। अगर जम्मू कश्मीर में हालत जो है सामान्य हो रहे हैं, 370 हट रहा है, इस पर भी आपको कोसती है भाजपा लगातार, ये भी आपके पास मौका था। लेकिन 370 का जिक्र अगर वहां पर कर दिया, क्योंकि फौजी भाई हमारे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जनता के सामने संबोधित कर देना, अगर फौज का मुद्दा उठा देना, लेकिन ठीक है उनकी भी बात अपनी सही कि वो अपनी राय रखना चाहते हैं। अनिल गर्ग जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर आप पहले आप पर आएंगे, फिर लेकिन भाजपा की प्रतिक्रिया उसके बाद आपका क्विक कमेंट इस पर लेते हैं। अनिल गर्ग जी। राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की क्या मजबूरी हो सकती है, ये विजय कौशिक जी से समझा जा सकता है।
अपने पार्टी के शीर्ष नेता का राष्ट्रीय कांग्रेस का बयान को रफू करना एक मजबूरी ही बना है। नहीं तो आप मुझे बताइए, ये जो चुनाव है ये देश के सांसद चुनने का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है, देश को किस दिशा में ले जाना इस बात का चुनाव है। इसके अंदर भी बॉर्डर पेरीमीटर से है क्या स्टेट्स का? मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ विजय कौशिक जी को, एक चुनाव 2019 में हरियाणा का चुनाव हुआ था और हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले ही 370 का उन्मूलन हुआ था। पूरी पार्टी की सोच के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में धारा 370 हटाने का समर्थन किया था असेंबली चुनाव में, और उसका ही कारण था कि उसके बाद कांग्रेस ने वहां पे 30 सीटें जीत ली, और अगर वो ये इसका 370 को हटाने का विरोध करते तो वहां पे 3 पे आ जाते, और वो तो असेंबली चुनाव था। और अब तो संसद का चुनाव हो रहा है, सांसदों का चुनाव हो रहा है, और इस वक्त भी धारा 317 का विरोध करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 4 पे आ जाए कांग्रेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि विजय कौशिक जी भी इस बात को बखूबी समझते हैं, बहुत समझदार है, हम अनेकों बार साथ बैठे हैं, तो इनको भी मालूम है कि ये खड़गे साहब ने गलत किया है, लेकिन क्या करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उसी पार्टी का प्रवक्ता बन के बैठे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के विरोध में तो जा नहीं सकते, जितना रफू कर सकते हैं उतना कोशिश कर रहे हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, क्योंकि आप पर डायरेक्ट यहाँ पर उनकी बात थी तो आप एक क्विक कमेंट देंगे, फिर हम भाजपा पर यहाँ पर जाएंगे। क्विक कमेंट, आपका क्या कहना है कि भाई बचाव करना मजबूरी हो गई क्या? अब वरिष्ठ हैं खड़गे जी, ऐसे कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन है, पीएम का चुनाव होगा, एमपी का चुनाव, हरियाणा में किया था 370 का, ठीक, हाँ बिल्कुल, आपका रिस्पॉन्स। मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो देश को एक ऐसे प्रोपेगेंडा प्राइम मिनिस्टर मिले हैं जो कांग्रेसियों के सपने में जाकर ये पता लगा देते हैं कि भी कांग्रेसी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खड़गे जी ने ये कहा है कि भैया क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन पर बात करो, किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनकी बात करो, जो महंगाई के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनकी बात करो, जो बेरोजगारी के कारण युवा परेशान है और हर घर में इस तरह से परेशानियां खड़ी हैं उनकी बात करो, तो इसमें क्या आफत आ गई? नहीं बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार, बिल्कुल 370 खत्म हुए, भाई पहली बात तो 370 खत्म नहीं हुई। मोदी जी देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। 370 के कुछ मुद्दों को लेकर अमेंडमेंट हुई, पहली बात। दूसरी बात, हमें कहते हैं ठीक है हालात सामान्य है, तो सरकार ने उस दिन से चुनाव क्यों नहीं कराया? ठीक है, ये भी मुद्दा, और अब चुनाव हो रहे हैं, बहुत वो अलग बात है सर। मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा असेंबली में समर्थन हो सकता है और देश के चुनाव में बोलना गलत है। ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि सेंटर का चुनाव है तो मुद्दे भी सेंट्रल अगर हो गए। विजय कौशिक जी बिल्कुल, आप दोनों की बात, अनिल गर्ग जी आप दोनों की बात मैंने यहाँ पर ली, लेकिन मुद्दा ये भी है कि भाई अगर सेंट्रल चुनाव है तो भाई मुद्दे सेंट्रल हो गए तो उसमें क्या गलती हो गई? हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपसे अगर मैं पूछूं विजय शर्मा जी, आप इस पर क्या राय रखते हैं कि भाई 370, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से अब ये बयान दिया जा रहा है, चाहे सुधांशु त्रिवेदी जी हों या वरिष्ठ नेता हों, कि भाई 370 से कांग्रेस जो है वो डर गई है क्या? ये इस तरीके की उन्होंने बात करना अगर शुरुआत कर दी है, अगर पीएम अगर अपने भाषणों में 370 का जिक्र कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और फिर ये कहते हैं कि भाई आप जब राजस्थान में आते हैं, क्योंकि कांग्रेस की बात भी रखना जरूरी है, कि आप वहां पर लोकल फार्मर्स की बात करें, उनके सुसाइड्स की बात करें, उनके मुद्दों की बात करें, वो भी महत्वपूर्ण है। इस पर सभी पर आपकी प्रतिक्रिया विजय शर्मा जी। कांग्रेस प्रवक्ता जो है उनकी मजबूरी है उनको डिफेंड करना अपने नेता को, लेकिन इससे जो कांग्रेस है उसकी नीयत झलकती है कि देश के बारे में क्या है। कौशिक साहब आप ना बीच में ना बोले, आपकी टर्न आएगी, बिल्कुल बोलना आप, बिल्कुल आपको समय मिलेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज थोड़ा धैर्य रखें। आप इनकी देखिए, इनकी पॉलिसी देखिए। देश आजाद हुआ 1947 में, आपने देखा वहां जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उनका संविधान 1947 से लेकर आज तक लागू नहीं है। जब 370 हटा वहां से तो पूरी तरह से लागू हो पाया। वहां पे लोगों को अपने जो रिजर्वेशन था वो मिल पाया। दूसरा, नेहरू जी की एक सबसे बड़ी भूल जो आज भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर हम आज तक नहीं ले पाए, जो हमारे को मलाल है, वो नेहरू जी की पॉलिसी। तो इनका जो उदासीन रवैया है, और हमारे नेता इन्होंने देखा होगा लाठी खा के परमिट राज जो होता था वहां परमिट लगता था अलग से, वो भी हमने खत्म करवाया था, हमने आंदोलन किया था, हमारे नेता जेल में मरे हैं। तो मैं दूसरा बताना चाहता हूं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इनके इंडी गठबंधन के एक नेता कहते हैं कि देश को 2 टुकड़ों में बांट दो, एक दक्षिण और एक उत्तर। तो इस तरह की भाषा, आप मुझे बताइए, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री लोगों को एड्रेस कर रहे हैं तो पूरा देश सुनता है, और देश सुनता है तो वो नेशनल इश्यूज पे बात करते हैं। भाई किसान कौन सा अकेले है क्या राजस्थान के? कहते हैं राजस्थान के
किसानों की बात करो, देश के किसानों की बात ना करें प्रधानमंत्री जी। तो ऐसा नहीं है कि ये पढ़ के देंगे, ये पर्चा बना के देंगे, प्रधानमंत्री जी वो बोलेंगे। जो देश के सबसे बड़े मुद्दे थे, जहां आए दिन हमले होते थे, हमारी आर्मी वालों के सर काट लिए जाते थे, आर्मी कैंप पे झगड़े होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो उसकी वाहवाही, उसकी समर्थन करने के बजाय आप मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए। तो आप कहिए, आप वेलकम कीजिए उस बात का, ठीक है, बीजेपी ने कभी मुद्दों से अलग राजनीति नहीं की। अगर कांग्रेस ने कोई अच्छा काम किया तो हमेशा बीजेपी कांग्रेस के साथ रही है। तो मैं इनको, अपना कौशिक साहब को यही सलाह देना चाहता हूं कि अपने शीर्ष नेतृत्व को समझाएं कि मोदी जी का विरोध करते करते देश विरोध तक ना पहुंच जाएं। तो इसलिए मेरा इनसे कहना है कि आप उनको संयम के साथ देश के मुद्दे जो भी है वो उठाएं, फिर उसका जवाब मोदी जी देंगे, अच्छे से देंगे। ठीक है, आपने ये बात यहाँ पर रखी, लेकिन जो 371 वाली बात, रुद्र प्रताप जी भी हमारे साथ हैं। रुद्र प्रताप जी, जयराम रमेश जी की तरफ से कहा गया, लेकिन हालांकि वो स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन आर्टिकल 371 का भी जिक्र कर दिया गया, इस पर भी पर्दाफाश भाजपा का कर दिया गया, ऐसा जयराम रमेश जी की तरफ से कहा गया, जिसमें आर्टिकल 371A नागालैंड से रिलेट करता है, B असम से करता है, C मणिपुर से करता है, F सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, G सभी की बात करिए। ये हाँ ठीक है, बिल्कुल सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसका जिक्र यहाँ पर 371 में आ जाता है। ये क्या केवल उनके बयान से बचाने के लिए ये बात कह दी गई? 371J में शायद इनका खड़गे जी का भी इन्वॉल्वमेंट रहा था, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन ये 370 का मुद्दा उठाना क्या गलत है, क्या अधिकार नहीं है? क्योंकि भाजपा के सभी, जितनी बार भी हुआ है मैनिफेस्टो में, हमेशा वो कहते 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, ये तमाम चीजें, UCC वगैरह सब चीजों को लेकर अगर बात कही जाए। रुद्र प्रताप जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी पूरे इसमें घटनाक्रम पर? देखिए शिवम जी, जो बीजेपी का शुरुआती एजेंडा है तो उसमें 370 शामिल है और उसको उन्होंने करके दिखाया है, तो उसका प्रचार प्रसार करने में उनको दिक्कत क्या है? वो तो करेंगे ही करेंगे और करना भी चाहिए। अगर आपने किसी बात को, किसी मुद्दे को लेकर के आप आगे चले हैं और उस मुद्दे को आप सफलता से कर लेते हैं तो ये आपका हक बनता है कि आप उसको करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इन बातों को समझ नहीं पाती है कि वो किस बात को किस समय तक कैसे कहे। कश्मीर की समस्या का पूरा आरोप बीजेपी द्वारा यही लगाया जाता है कि कांग्रेस की देन है और उसको बीजेपी ने 370 हटा करके खत्म किया। अब कांग्रेस जब उसी मुद्दे पर वहां पर ला करके वो चर्चा को आगे बढ़ाएगी तो वो वहीं पर आकर के फिर रुक जाएगी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बहुत लगता है कि किसानों की बात की होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, तो उनको 370 से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसको छुएंगे। तो रुद्र प्रताप जी, मतलब आपकी बात का अगर मैं समझूं तो कि भाई एक तरीके से वो, अगर मोदी जी आके उन्होंने अपनी बात कह दी और वो चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन खड़गे जी ने उसी बात को अगर पकड़ लिया, उसी को, तो एक मौका भाजपा को उन्होंने वापस उन्होंने ही दिया है कि भाई आप इस मुद्दे को। मैं कह रहा हूं ना कि एक तो आपके लिए वो पहले से ही नेगेटिव मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी के तरफ से या जो एक मैसेज दिया जाता है कि जो कश्मीर की समस्या है वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की वजह से कश्मीर की समस्या हुई और उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने 370 को हटा दिया। अब इसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि बीजेपी का शुरू से मुद्दा रहा है मंदिर, उसके बाद 370 या UCC जो भी हैं, अगर आप उसी चीज को छेड़ेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि बीजेपी इस चीज को मुद्दा बना रही है, तो गलती किसकी है? बीजेपी तो उसको मुद्दा बनाएगी ही, क्योंकि वो उसका अचीवमेंट है, उसने उसको करके दिखाया है। आज मोदी जी की गारंटी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी बात पे वो गिना रहे हैं ना कि हमने ये चीजों का वादा किया था और ये चीज मैंने करके दिखाई। लेकिन जब आप उस पिच पर जाते हैं और उसके बाद आप इधर उधर की बातें करेंगे तो ये आपके लिए नेगेटिव बात होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नए राजनीति में तो नहीं आए हैं, 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो उनको ऐसे मुद्दों में घुसने की क्या जरूरत थी? क्या वो लगे हाथ एक बीजेपी को मुद्दा देना चाह रहे हैं? आज एक बात बताइए, हम लोग इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये मौका नहीं दिया होता तो उसका जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं देते। तो आप उनको एक आसान मौका देते हैं, थाली में परोस के कोई चीज दे रहे हैं और आप उम्मीद लगा रहे हैं कि सामने वाला आदमी उस चीज को नहीं ले। सबसे पहले कांग्रेस को अपने मुद्दों को साथ गंभीरता से जाना चाहिए। तो बीजेपी के मुद्दे हैं और हमेशा से रहे और बीजेपी बहुत मुखरता के साथ, और उसमें उन्होंने कोई छुपाव नहीं रखा। उन्होंने इस बात को शुरू से ही उठा कर रखा कि नहीं हमारी सरकार बनेगी तो इन चीजों पर हम काम करेंगे, उससे पीछे नहीं हटते और उस चीज को बताने में परहेज क्यों करें।
यहाँ पर कांग्रेस को और उसके शीर्ष नेतृत्व को, और जहां तक बात हो रही जयराम रमेश जी की, तो जयराम रमेश जी ने तो कसम खा रखी है कांग्रेस को खत्म करने की, क्योंकि वो ऐसी हुल जुलूल बातें करते रहते। उनका राजनीतिक अनुभव क्या है? लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर इतने योग्य नेता हैं लोकसभा लड़िए, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं कि जब पार्टी का काम खराब करके वो एक तुरंत निकल के पार्टी से अलग हो जाएंगे और पार्टी फिर समझती रह जाएगी कि हम कर क्या रहे थे इतने समय में। तो ऐसे नेताओं में जयराम रमेश जी भी शामिल हैं। बिल्कुल, जयराम रमेश जी शामिल है नहीं, ये विजय कौशिक जी मुझे बताएंगे, इस पर विस्तार से समझाएंगे। लेकिन कांग्रेस पर हमला करते हुए विजय कौशिक जी, अमित शाह ने तो इसको इटालियन कल्चर तक कह दिया है। कोई मौका नहीं छोड़ा हमला करने का। और साथ ही साथ मैं बार बार यही कहूंगा आपसे कि भाई ये इनका कहना है, चलिए राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि भाई 370 का जिक्र करने की आवश्यकता क्या थी? आपके मुद्दे बिल्कुल ठीक है, आप बेरोजगारी पर आपको आवाज उठाने का हक है, आपको किसानों की बात करने का हक है, आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन 370 का अगर मुद्दा उठ जाता है तो कहीं इससे भाजपा को ही फायदा ना हो जाए, बॉल उनके कोर्ट में ना चली जाए, इस तरीके से क्या आपकी प्रतिक्रिया? मुद्दा ये है कि हमारी पार्टी का वास्ता एक ऐसे व्यक्ति से पड़ा है जो रस्सी का सांप बनाने में माहिर है और तमाम तरह की नौटंकी करने में माननीय मोदी जी माहिर हैं। अगर खड़गे जी पलक भी झपकाएंगे तो मोदी जी यही कहेंगे कि उनकी तरफ आंख मारी है खड़गे जी ने, और उनके आंख मारने से उनके दिल पर चोट लगी है और वो घायल हो गए हैं, और घायल कहां ले जा रहे हैं कौशिक जी? सेवा नहीं कर पा रहे। सुनिए, हकीकत तो यही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ जब अर्थ के अनर्थ खुद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बना दिए गए। आप उसी भाषण को लेकर देख लेना जो मोदी जी ने बयान दिया है कि भी उसको लेकर उन्होंने किस तरह की, भाई एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो ये कहता है कांग्रेसी उसे गाली दे रहे हैं, मैं उन गालियों को स्वीकार कर रहा हूँ, मतलब एक पीड़ित की तरह अपने आप को दिखाना। तो आप देते हैं ना गाली, कौशिक जी गाली देते हैं ना, तभी तो बोलेंगे। सुनिए ना, सुनिए, ये सब समय की बात है। अगर ये सोशल मीडिया आज प्रभावी ना रहा होता पिछले 8 साल से, तो मोदी जी की जो काट की हांडी ने दोबारा कभी न चढ़ पाई होती, ये हकीकत है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था ना, खूब सरकारी संस्थानों को बेचा था, खूब लूट मची थी, और जनता ने 1 मिनट में इंडिया शाइनिंग को कहा, रसातल में फेंक दिया। ये तो मोदी जी की दुकान पे चल रही है ना, ये सिर्फ मीडिया को कैप्चर कर लेने के कारण चल रही है कि किस तरह से रस्सी का सांप बनाना है, किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकनी है। इतने घोटाले कर रखे हैं इस सरकार ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड ही घोटाला इतने अपने आप में इतना बड़ा है, पर क्यों? इसमें 286 करोड़ एक कंपनी के माफ किए गए, 150 करोड़ चंदा ले लिया। जिस कंपनियों का एक्सपोर्ट बढ़ा तो उनसे चंदा आ गया। आप एक तरफ गौ हत्या की बात करते हैं, आज गायों की क्या दुर्दशा है, बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया आपके राज्य में। ठीक है, आपने टनल बनाने का ठेका दिया, उससे रिश्वत में चंदा ले लिया। आपने कुछ भी किया, हर चीज में चंदेबाजी कर दी, तो देश की जनता के साथ धोखा। देखो, ये भी आरबीआई के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आरबीआई को बताना पड़ा, लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं, अगर मैं ये व्यवस्था न लाया होता तो पता ही नहीं चलता लोगों को। ठीक है, लेकिन सभी को चंदा मिला ना। देखिए धोखा है कौशिक साहब, सभी को चंदा मिला, तृणमूल कांग्रेस जैसी। अगर आप बंदूक के दम पर चंदा वसूल रहे हैं तो उंगली तो आपके ऊपर, ठीक है, नहीं फिर हजार करोड़ बाकी पार्टियों को भी मिला है। नहीं ऐसे प्रधानमंत्री देश में लूट मचाएगा और चंदा लेगा उस लूट के दम पर, नहीं कैसे बिल्कुल, ये जब तक साबित ना हो जाए ना, तो फिर सभी पार्टियों पर ये आरोप लगा दिया जाएगा कि सभी ने बंदूक की नोक पर, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में है, आपकी पार्टी है। नहीं ये चीजें देखिए, आप विषयांतर, हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड वाला विषयांतर हो जाएगा, 370 वगैरह, इस पर तो आप जिक्र कर लीजिए। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, भाई मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले को छुपाने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार कराया, और जब इनके ऊपर इस मुद्दे पे उंगलियां उठने लगी तो संजय सिंह की जमानत करा दी। तो इस तरह की कूटनीति इस देश में हो रही है कि केवल और केवल दोनों की। कौशिक साहब देखिए, ईडी की कार्रवाई हुई, लेकिन कोर्ट तो वहां पर दोनों तरफी था। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल, अगर मनीष सिसोदिया का मामला याद होगा तो मनीष सिसोदिया वाले मामले मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था। अधिवक्ता आप भी हैं, चलिए ठीक है, आपकी बात ली। अब भाजपा का भी रिएक्शन ले लेते हैं कंटिन्यूअस। आपका जो आपकी बातें हम समझ चुके हैं। विजय शर्मा जी, आपसे अगर मैं राय लूं कि भाई ये बार बार आपकी, देखिए सरकार पर आरोप ये लगाया जाता है कि एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपको कांग्रेस घेरने का प्रयास करती है और कहते हैं कि भाई करप्शन किया गया, जिस तरीके से अभी यहाँ पर कौशिक जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा करप्शन किया, फिर चंदा ले लिया, फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी वाला जिक्र कर लिया जाता है कि भाई संजय सिंह को जमानत मिल गई, लेकिन हम बार बार कहते हैं दोष मुक्त नहीं हुए हैं, और ये राजनीतिक षड्यंत्र ही बताया जाता है। 370 का मुद्दा तो था, लेकिन थोड़ा सा डिबेट हो गया इस पर, लेकिन आपका उत्तर अगर जरूरी है देना पड़ेगा। देखिए कौशिक साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ। जनता ने नकार दिया, जनता को गाली देने लगे, कहते हैं जनता के साथ धोखा किया है।
जनता इतनी समझदार है, हमारी जो जनता है उसके करोड़ों कान है, करोड़ों आंखें, और बड़े बारीकी से देखती है वो कि आप क्या बोलते हो, हम क्या बोलते हैं। आप जनता को मूर्ख मत समझो, आप जनता को मूर्ख, आपको वोट नहीं दिया तो जनता मूर्ख हो गई। जनता बड़ी शानी है हमारी हिंदुस्तान की, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, आपने अभी कोर्ट के ऊपर उंगली उठा दी कि संजय सिंह जी की जमानत कर दी। आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्श रहे हो, आप ईडी को भी नहीं बख्श रहे हो, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बख्श रहे हो, किसको? किसके ऊपर विश्वास है? आप मुझे बताइए। आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करते हो, यहाँ बातें 370 की हो रही हैं। आप मुद्दे को भटकाना चाहते हो, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे बातें होंगी तो आप फिर 370 पे आ जाएंगे। तो मैं कौशिक साहब, मैं ये कहता हूं, अगर आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, डिफेंड करने के लिए नहीं है, तो आप कोई अच्छी बात दूसरी कीजिए। जो बातें रोजाना होती है, रोजाना इलेक्ट्रल बॉन्ड के पास इतनी डिबेट हो चुकी है कि उसके बाद में तो आपका तो हाल, मैं अभी 2 लाइन कह के बताता हूं कि ये इंडी गठबंधन वालों ने झूठ की दुकान सजाए बैठी है और आज सारे अपने आप से झगड़े मिटाकर बैठे हैं। हटे मोदी फिर लूट खाएं देश को, ये सारे इंडी गठबंधन वाले भ्रष्टाचारी इसी उम्मीद में सपने सजाए बैठे हैं। तो इनके ऊपर तो ये लागू होती है बातें। ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनिल गर्ग जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पूरे मुद्दे पे। और एक और महत्वपूर्ण बात, अनिल गर्ग जी, इसमें उसको मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड बता दिया गया था मैनिफेस्टो को। हाँ, हरियाणा के असेंबली चुनाव में 2019 में, हरियाणा के असेंबली चुनाव में 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाकर धारा 370 हटाने का समर्थन किया था और पूरे हरियाणा में इसका स्वागत हुआ और इसके कारण ही हरियाणा में कांग्रेस को 30 सीटें मिल सकी, नहीं तो वो 3 पे सिमट जाती। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध नहीं कर पाया कांग्रेस नेतृत्व, उनको मालूम था अगर इनको रोक दिया गया तो हरियाणा में कांग्रेस सिमट जाएगी। धारा 370 का समर्थन पूरे देश में इतना ज्यादा है और अब तो चुनावी संसद का है, इसलिए अब तो धारा 370 का भाजपा ने अपने कमिटमेंट पूरा किया, उसको कहने का पूरा हक है। एक बात बिल्कुल। अभी इन्होंने दूसरी बात कह दी कि भारत के प्रधानमंत्री तो नौटंकीबाज है, और ये जो इनके नेता जो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे संसद के अंदर आंख मारते हैं, संसद के अंदर बिना मतलब जाके प्रधानमंत्री के गले लग जाते हैं, वो नौटंकी नहीं है क्या? इसको नौटंकी कहेंगे या फिर भारत के प्रधानमंत्री अपनी बात जो कहते हैं मंचों पर वो नौटंकी है? तीसरी बात, अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आ गई है। मेरी बात तो समझ में नहीं आती शिवम जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में करीब 20,000 करोड़ का लोगों को चंदा मिला पॉलिटिकल पार्टीज को, और बीजेपी को चंदा जितना मिला उससे दुगने से भी ज्यादा विपक्षी पार्टियों को चंदा मिला। अगर ये ईडी के कारण मिला, सीबीआई के कारण मिला, तो विपक्षी पार्टियों के पास कौन सी ऐसी ताकत थी जिसमें अगर ड्रा धमका की चंदा मिलता है तो? तीसरी बात, ये बार बार कहेंगे जैसे आम आदमी पार्टी अभी यहाँ नहीं है, उनका भी मैंने बयान सुना था, शर्त रेड्डी से कैसे मिल गया? आप मुझे बताओ, कोई किसी से रिश्वत लेकर अकाउंट में लेता है क्या? बैंक चेक के थ्रू लेता है क्या? अपने अकाउंट में लेके लेगा, लेना तो कैश ले लेगा, वो झंडोरा पीट के रिश्वत लेगा क्या? मतलब कैसी बात करते हैं? इनका मतलब है कुछ भी करके कुछ भी बोलना, गलत सही से कोई मतलब नहीं है। और फिर जनता से जवाब ले जनता से शिवम जी ये अपेक्षा करते हैं कि जनता उन्हें समर्थन दे। अभी जैसे विजय शर्मा जी बता रहे थे, जनता की करोड़ों आंखें करोड़ों कान है, जनता सब समझती है कि आप क्या बोल रहे हैं, भाजपा वाले दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, और फिर डिसाइड करती है। आप अनगढ़ बात छोड़ करके एक कंक्रीट बात करो ना। आप बताओ 2024 में आप आओगे तो आपके पास ये एक प्लान है देश को आगे ले जाने का, तब जनता आपको वोट देगी। चलिए, बिल्कुल। विजय कौशिक जी, इनकी तमाम सवालों का जवाब और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जो 370 की बात इनकी तरफ से कही गई उसका पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी प्रश्न आपसे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भाजपा कभी देश की जनता को ये नहीं बताती है कि सिक्किम का विलय कांग्रेस ने कराया भारत में, गोवा का विलय भारत में कांग्रेस सरकार ने कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने किए, कश्मीर अगर आज भारत का हिस्सा है तो ये भी देश के 2 टुकड़े पाकिस्तान के या देश के, अब सुनिए अब जहाँ तक धारा 370 की बात है, इतिहास में जाएंगे तो देश के 2 टुकड़े भी कांग्रेस ने किए। ठीक है गर्ग जी, एक मिनट इनका पॉइंट। लद्दाख के अंदर तो सोशल एक्टिविस्ट बैठे हैं, उनका कहना यह है कि सरकार ने ये परिवर्तन इसलिए किया ताकि खनन माफिया को यहाँ पर खनन के ठेके दिए जा सके। कश्मीर के लोगों का आरोप है मोदी सरकार पर कि वहां पर सरकार को लिथियम और गोल्ड माइन मिली है, जिनके खनन का ठेका अपने पूंजीपति मित्रों को देने के लिए धारा 370 में फेरबदल किया गया है। और सही मायने में तो ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आज वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है चीज कर, वो ये कह रहा है अंग्रेजों को भी क्रॉस कर दिया हमने, लेकिन किस चीज में? बेरोजगारी दर में। वर्ल्ड बैंक से काम दे रहा भारत को। और जो यहाँ अमीर
अमीरों के हाथ में तो देश की ज्यादातर जो पूंजी लद्दाख और वो एक ऐसा है लद्दाख का जो उनके मुख्य मुद्दा आपने उठाया लद्दाख का, उसका जवाब मैं भाजपा के प्रवक्ता से जरूर लेता हूं। जो आप 370 का कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूंजीपतियों के लिए सब कराया गया 370। तो वहाँ के लोग धरने पर हाँ हैं, आप ठीक, ये तो नहीं सोच कर बिल्कुल देखिए। ठीक है, आपका सवाल है ना, मैं इसका उत्तर लेता हूँ, हूँ। इसका उत्तर लेता हूं। लेकिन गौरव वल्लभ जी ने जो जब पार्टी उन्होंने छोड़ी तो उन्होंने ये कहा कि मैं दिन भर में वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता, लेकिन इसका रिएक्शन भाजपा से जो होना चाहिए विजय जी। का मतलब ये नहीं है कि देश को लूट कर नहीं ठीक है ना, फिर कौन नौकरियां देगा? हम और आप अगर नहीं दे पाएंगे, किसी को तो नौकरी देनी पड़ेगी। वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना, देखिए आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन ऐसे किसी को हर किसी को गालियां देके बैठते रहे अंबानी अदानी को। यही तो क्वेश्चन पूछा है। हाँ नहीं ठीक है ना, आपका नहीं वो अरे 370 पे तो जवाब ले लेते हैं पहले। कौशिक जी 370 पे भाजपा को तो रिएक्शन ले लें। विजय शर्मा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। हाँ जी इनको तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने पूंजीपतियों को लद्दाख देने के लिए, इन सबके लिए आसान करने के लिए 370 हटा दिया। इन्हें चुप कराइए, फिर मैं बताता हूं। नहीं आप बोलिए ना, आप बिल्कुल वो बोलने का मौका आएगा। हाँ, मैं ये कहता हूँ कौशिक साहब को जवाब देना चाहता हूँ कि देश के 2 टुकड़े किसने किए थे? हाँ। आप मुझे बताइए। दूसरा मुझे बताइए 370 में जिन गरीबों की इंडिया और जो पाकिस्तान यहाँ बैठे जो अपने एससी भाई हैं, जितने भी नीचे बैकवर्ड भाई हैं, उनको आरक्षण देने का काम किसके द्वारा हुआ है? 370 के द्वारा। आप मुझे बताइए देश में एक संविधान 2 विधान कहाँ चलते हैं? ठीक है कौशिक एक बार कंप्लीट होने दीजिए। हाँ ठीक जी, मैं कौशिक साहब से पूछना चाहता हूँ, एक देश एक संविधान 2 विधान कहाँ चलते हैं? अभी तक झंडा था वो खत्म हो गया, आरक्षण मिलना शुरू हो गया, नागरिकों को पूरे अपने अधिकार मिलने शुरू हो गए। तो ये बताइए इसका 370 का लद्दाख से क्या लेना देना है? और दूसरी मैं कहता हूँ आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, 370 में क्या पाकिस्तान का ये हिस्सा मानते हैं कश्मीर को, जो वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे? आज हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, किसी तरह कोई कर सकते हैं। एक मिनट मुझे बीच में मुझे बीच में ना बोलने, प्लीज बीच में ना बोले। तो कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो वहां पे जो देश में संविधान में जो कानून इस संसद में बनता है वो कश्मीर में आज लागू होता है। वो सिर्फ 370 के कारण ऐसा हुआ है। कौशिक साहब पढ़ के आइए, फिर बोलिए यहाँ पे अभी तक क्या होता था कि पंजाब से आगे हमारे संविधान की बातें। पर्सनल अटैक नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं, उनकी बात अलग है। वो बात अगर इसमें कह रहे हैं कि देखिए अनिल गर्ग जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन विजय कौशिक जी अगर 370 रहता, क्या अगर आपकी पार्टी अगर रहती तो 370 वो रहता, या फिर आप भी उसको कभी हटाते? अगर नहीं हटाते तो इनमें छोटा सा पॉइंट है मेरा, ये आप समझिए ना। फिर देश से अलग करने की बात तो है, अगर देश का कानून वहां पर लागू नहीं हो पा रहा है तो 370 ही तो एक कारण था। अगर वो हट गया, भाजपा के द्वारा कांग्रेस हटा देती। सुनो भाई साहब, सुनो, ये सब बातें झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या झूठ है? हर राज्य के अपने कुछ विशेष अधिकार हैं। नहीं किसी जम्मू कश्मीर जैसा विशेष अधिकार। अरे सुन तो लीजिए। हाँ जी, हिमाचल में आप जमीन खरीद कर दिखा दीजिए जरा। ठीक है, नहीं वो दिखा दीजिए ना। देखिए जो आप बात कर रहे हैं कि भाई कुछ ठीक है, जनजातियों को जो यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, वो बहुत से क्षेत्रों में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के जो विद्रोही संगठन हैं उनसे समझौते क्यों किए हैं भाई? ठीक है, सेंसिटिव मैटर आप उठाना चाहते हैं। नहीं ठीक है, वो क्यों समझौते किए नहीं किए? कौन से विद्रोही हैं अगर देश के नागरिक, अगर हैं देश के नागरिक? नहीं ठीक है, कोई कमेंट नहीं, ठीक है कोई कमेंट अनिल गर्ग जी आपका क्लोजिंग कमेंट इसमें खत्म करेंगे। शिवम जी, मुझे ना आज विजय कौशिक जी की बात सुनकर बड़ा दुख लग रहा है। इन्होंने कहा धारा 370 पूंजीपतियों को हटा। अगर जम्मू कश्मीर मुख्य देश के मुख्य धारा में है तो पूंजीपतियों के लिए, अगर देश में वहाँ पे उस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर समय का अभाव, पूंजीपतियों के लिए, अगर वहाँ टूरिज्म बढ़ जाए तो पूंजीपतियों के लिए, अगर वहाँ के निवासी भी अपने आप को। ठीक है, समय का अभाव। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ, माफी चाहूंगा, मेरे को आपको बीच में रोकना पड़ेगा, महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी। लेकिन सभी का धन्यवाद, अधिवक्ता विजय शर्मा जी प्रवक्ता भाजपा के धन्यवाद, विजय कौशिक जी प्रवक्ता कांग्रेस के उनका धन्यवाद, रुद्र प्रताप जी राजनीतिक विशेषज्ञ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल गर्ग जी जिस तरीके से आपने बात रखी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन विशेष मुद्दा ये है कि भाई जम्मू कश्मीर अगर भारत का हिस्सा है तो इस पर चर्चा पूरे देश में की ही जा सकती है। इससे आपत्ति किस बात की है? 370 का अगर जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दिया गया तो खड़गे जी को परेशानी क्या हो गई? इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता, मेरी पूरी टीम को आगे दीजिए। अगले दिन फिर नए मुद्दे के साथ पुनः पेश हो जाएंगे। हमारी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।